And Assalamu alaikum dear students. Welcome to another episode of the English Literature series. इससे पहले वाले लेक्चर में आपने रिस्टोरेशन पीरियड पढ़ा। अब उसके बाद हम आएंगे एक और पार्ट पे जिसको कहा जाता है ऑगस्टन एज। लेकिन इस सब से पहले एक और चीज़ आती है, एक नाम आपने यकीनन सुना होगा, द न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल को आपको पढ़ना चाहिए था बिफोर द रिस्टोरेशन। तो मैं ज़रा आपको बताऊं कि बेसिकली न्यू क्लासिकल है क्या और इसके अंदर कौन कौन सी एजेस फॉल कर रही हैं। देन वी विल कम टू आवर टॉपिक। सो व्हेन डिड इट स्टार्ट? द न्यू क्लासिकल पीरियड जनरली कवर्स कब से कब तक है? 1660 से लेकर 1798 तक। 1660 से लेकर 1798 तक की न्यू क्लासिकल, इसका नाम आपने याद रखना है। So it begins with the restoration of the monarchy under Charles II. चार्ल्स II के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं तो इससे पिछली वाली वीडियो देखें, वहाँ पे आपको या उससे पिछली आपको चार्ल्स II का क्लियर हो जाएगा कि हु वाज ही, कब आया और कैसे आया और कहाँ आया। सो जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो इट एंड्स बिफोर द रोमांटिक एज, यानी जैसे आपका चार्ल्स II जो है वो उसकी हुकूमत स्टार्ट होती है तो आपका न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाता है। और एंड कब होता है? जब आपका लिरिकल बैलेड्स ये 1798 में पब्लिश हो जाती है, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ द रोमांटिक एज। जब रोमांटिक एज स्टार्ट होता है तब आपका ये न्यू क्लासिकल एज जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब द क्वेश्चन इज़ कि 1660 से लेकर 1798 तक काफ़ी सारा टाइम है। अब इसके अंदर सब एजेस है, 3 सब एजेस आर देयर within this duration। वो कौन से हैं? 3 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द रिस्टोरेशन एज, जिसमें आपके चार्ल्स साहब जो हैं वो तशरीफ ले आए, एंड दैट वाज फ्रॉम 1660 to 1700। देन कम्स द ऑगस्टन एज, दैट इज फ्रॉम 1700 to 1745, जो कि हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद एक और एज आती है जिसको कहा जाता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी से आपको आइडिया है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और द जॉनसन्स एज, एंड इट इज़ फ्रॉम 1745 to 1798। सो हम रिस्टोरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम कवर करेंगे ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में क्या है? बीच में एक आध क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आई आस्क यू, तो आप लोगों ने उसको सर्च करके मुझे बताना है। तो अब हम आते हैं ऑगस्टन एज पे कि ये बेसिकली क्या है। इसका टाइम पीरियड आप नोट करें, 1700 से लेकर 1745 तक। इससे पहले कौन सा था? रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का क्या है? 1660 से लेकर 1700 तक, और अगला 1700 से लेकर 1745 तक। ये 45 साल का तकरीबन ड्यूरेशन है। और दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड। फर्स्ट रिस्टोरेशन था, दूसरा जो है आपके पास कौन सा है? ऑगस्टन एज। सो कॉल्ड ऑगस्टन, इसको ऑगस्टन क्यों कहा जाता है? ये हर एक एज के पीछे कोई रीज़न होती है कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। जिस तरह से आपको रिस्टोरेशन का मैंने बताया कि जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो उन्होंने रिस्टोरेशन नाम दे दिया। इन द सेम वे जो आपका ऑगस्टन है, उन्होंने इसको ये नाम क्यों दिया? एक बंदा था, रोमन एम्परर था अगस्टस, उसको देखिए उन्होंने इस एज को भी ये नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसकी एज में जो वहाँ पे ये अगस्टस रूलर था, जो ट्रेड्स थी, जो फीचर्स थे, वो अक्सर यहाँ उन्होंने यूज़ किए हुए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया? उसका नाम दिया इस एज को भी। सो अ पीरियड नोन फॉर ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड ग्रेट लिटरेचर। ये वाला पीरियड जो है ये इट वाज नोन फॉर 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता था। ऑर्डर था यहाँ पे, स्टेबिलिटी थी और ग्रेट लिटरेचर था। किस पीरियड में? ऑगस्टन एज में। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि ये एज जो था ये बड़ा इट गॉट फ्लरिश्ड, काफ़ी लाइक ये फला फूला। देयर वर सर्टेन रीजंस। किंग और क्वीन इस एज में कौन था या थी? सो इट वाज क्वीन एन। क्वीन एन जो थी वो क्वीन थी। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अभी सर्च करेंगे, एक रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम में, यानी ऑगस्टन एज से पहले के टाइम में एक रिवॉल्यूशन आया था
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वो क्या था, और आपकी जो क्वीन एन थी ये क्वीन कैसे बनी। आपने ये सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वीन एन जो थी वो इसकी क्वीन कैसे बनी। उनका टाइम पीरियड आप देखें 1702 से लेकर 1714 तक इनका टाइम पीरियड है, 1714 तक, और हमारी एज कब तक चल रही, 45 तक चल रही है। और उसके बाद इनकी डेथ के बाद इनका कोई वारिस नहीं था, क्वीन एन का उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो फिर उसके बाद एक और किंग आए, जॉर्ज वन। जॉर्ज वन जो थे वो ये जो हैनोवेरियन किंग्स थे, ये एक और रॉयल ख़ानदान था, उसका किंग था। अब ये कैसे बना, क्योंकि इनका अपना नहीं था, सो द पीपल और द पार्लियामेंट दे वांटेड के एक और वहाँ है प्रोटेस्टेंट से हमें कोई किंग चाहिए, तो फिर जॉर्ज वन जो है वो किंग बन गया। और जॉर्ज वन जो है 1714 में जब इनकी डेथ हुई क्वीन की, फिर आया आपके पास जॉर्ज वन और रहे 1727 तक। जब उनकी डेथ हो गई फिर उसके बाद आए उनके बेटे जॉर्ज टू, वो 1727 से लेकर 1760 तक जो है वो किंग रहे। अब आपने क्या करना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में सर्च करके मुझे बताना है कि ये क्या था, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएंगे, और क्वीन एन जो है ये कैसे क्वीन बनी, राइट। अब इसके फीचर्स पे आते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि नियो क्लासिकल हमारे पास क्या है। उसके अंदर जो है 3 एजेस हैं, उसमें जो रिस्टोरेशन, ऑगस्टन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। रिस्टोरेशन आप पढ़ चुके हो। अब इस दौर में जो है क्वीन, दैट इज़ द क्वीन एन, उसके बाद जॉर्ज वन आए, फिर जॉर्ज टू आए, और उसके बाद हम इसके ज़रा फीचर्स पढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे इस एज में। व्हाट वाज द थिंग जिन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है कि नोन फॉर ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड ग्रेट लिटरेचर। अब ये चीज़ें वेदर वी फाइंड दीज थिंग्स इन दिस एज और नॉट, या फिर सिर्फ बात कहने की हद तक है ये। सो इन्होंने क्या किया, एम्फेसिस ऑन रीज़न, इन्होंने रीज़न पे एम्फेसिस किया। लाइक राइटर्स बिलीव्ड रीज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशन। उन्होंने रीज़न पे बड़ा फोकस किया। मैं आजकल भी अपने बच्चों से कहता हूँ कि द एज इन विच वी आर लिविंग, इफ़ यू disagree with someone तो you have to come up with a logic। ऐसा नहीं है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं मेरे क्लास के, तो उनको they can relate। तो ऐसा नहीं if you disagree you say कि नहीं बस मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं करना, I disagree। no, you have to come up with a logic कि आपसे मैं इख्तिलाफ रख रहा हूँ, इस चीज़ पे रख रहा हूँ। आप ऐसे आउट ऑफ नो वेयर आप किसी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। अगर आप एग्री कर रहे हैं भी, देयर शैल बी समथिंग ऑन द ग्राउंड कि यार मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, इस चीज़ पे कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ रीजन। यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं होता। गॉन आर द डेज जहाँ पे बस कुछ भी कैसे भी हो जाता था, अब नहीं है। अब अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं भी देयर इज अ रीजन, डिसलाइक कर रहे हैं देयर इज अ रीजन, सपोर्ट कर रहे हैं या उनके अपोजिशन में जा रहे हैं, रीजन है। सो सेम वाज द केस देयर। राइटर्स बिलीव रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशन। सो यानी वो जज्बात वगैरह पे नहीं चलते थे, देयर वाज लॉजिक एवरीवेयर। फिर आता था सैटायर। सैटायर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वेपन। आप देखेंगे इससे पहले के एजेस में 2-3 मरतबा मैंने सैटायर डिस्कस किया हुआ। सैटायर जो वो अब आने लगा है। अब सैटायर किस चीज़ पे था, अगर आपको सैटायर की डेफिनेशन नहीं पता, पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, या फिर आप गूगल पे सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कमेंट सेक्शन में, सॉरी। सो सैटायर था उनका पॉलिटिक्स पे, करप्शन पे, सोशल मैनर्स एंड ह्यूमन प्राइड, इन सब चीज़ों पे सैटायर किया गया। अब एक है आप तनकीद करते हो बिल्कुल सामने, यानी अगर आप पॉलिटिक्स पे जा रहे हो, सो दिस मैन इज़ करप्ट और ये और वो, उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। एक राइटर क्या करेगा, एक अच्छा राइटर, ही वुड गो फॉर सच प्लेस, फॉर सच राइटिंग्स, कि वो दबे छुपे अल्फाज में आपको बताएगा कि वो ये कर रहा है, राइट। क्योंकि वो अल्फाज जैसे इन उर्दू के अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। तो दे डू नॉट टेक द नेम। व्हाट डू द गुड राइटर्स डू, वो कुछ लिखते हैं और उसके बाद फिर आप पे छोड़ देते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। एक बचपन में आपने स्टोरीज पढ़ी थी, आपको एक थर्स्टी क्रो एक स्टोरी थी, प्यासा कौवा,
तो वो एक बार आपको स्टोरी पढ़ा दी जाती, आखिर में फिर लिखा जाता मॉरल। मॉरल ये होता है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब आप जब बड़े हो गए तो अब आपको उस तरह से स्टोरीज नहीं दी जाती, राइट? आपको स्टोरी लिख के दी जाती है, मॉरल आपने खुद वहां से लेना है। तो यहाँ पे सेटायर में भी ऐसा ही वो कुछ लिख देते हैं, बस फिर आप अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है अगर आप अक्लमंद हैं, राइट? तो सेटायर वहाँ पे था। देन कम्स द हीरोइक कपलेट, इस पे भी हमारी बात हो चुकी है। सो द मोस्ट पॉपुलर पोइटिक फॉर्म, उसमें क्या था हमारे पास, 2 राइमिंग लाइन्स थी और रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये आई बिलीव आपको आता है, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट। हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद अर्बन लिटरेचर था। उसमें क्या था, फोकस ऑन लंदन लाइफ, यानी अर्बनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, यानी जो शहर के मुताबिक था। उससे पहले गाँव का अलग सा था, अब शहर के लिटरेचर पे काम हो रहा है, उस पर बात हो रही है। तो किस चीज़ की बात है, लंदन लाइफ, जो लंदन शहर है, जिसको कहा जाता है इंग्लिस्तान। हमारे एक बड़े अजीम उस्ताद हैं, ही सेंट मी आवर्स एंड ही सेड आई वेलकम यू टू विजिट इंग्लिस्तान। सो ये वर्ड इंग्लिस्तान मुझे बड़ा प्यारा लगा। सो लंदन लाइफ पे लिटरेचर आया, कॉफ़ी हाउसेस, क्लब्स, सोसाइटी एंड मैनर्स। अब इन चीज़ों पे बात होने लगी। आप इसको रिलेट करें ज़रा कि पहले बात हो रही थी जंगजुओं पे और लड़ाई पे हो रही थी, और मोहब्बत पे हो रही थी, फिर और रिलीजन पे हो रही थी। फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती रही, नए नए थीम्स उसमें आते रहे। उनमें से अब कॉफ़ी हाउसेस पे बात हो रही है, क्लब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सोसाइटी और मैनर्स इनका जिक्र आ रहा है। तो दिस इज समथिंग न्यू, इसमें हर बंदा रिलेट कर पाता है। देन कम्स द क्लासिकल इन्फ्लुएंस। क्लासिकल इन्फ्लुएंस में क्या था, इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ये जो ग्रीक और रोमन राइटर्स हैं ये पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पुराने राइटर्स थे, उनके पुराना जो राइटिंग स्टाइल था वो अपना था, अब वो दे इमिटेट, कॉपी कर रहे थे। यानी उनके जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, राइटिंग की जो भी चीज़ें थी, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ राइटिंग। क्लासिकल मशहूर इसी वजह से कि उसके राइटिंग के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और वहाँ पे थीम बड़ी फिक्स थी, आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते थे। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस एज से वो थोड़ा बहुत कॉपी कर रहे थे। उसके बाद कम सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इसका आपने क्या पढ़ा, फीचर्स अभी तक पढ़े। अब सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके क्या आता है, ऑगस्टन एज के। सो ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर बढ़ने लगे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, और क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो आ चुका है ऑलरेडी, मैगजीन्स जो है वो छप रही हैं। देन राइज ऑफ मिडिल क्लास रीडर्स। अब आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो भी पढ़ने लगा है। आपका मिडिल क्लास का आदमी तब पढ़ने लगता है जब हालात साजगार हों, अदरवाइज वो बस इसी में ही होता है कि किसी ना किसी तरीके से घर का खाना हमें मिल जाए, रात की रोटी मिल जाए। अब मिडिल क्लास का आदमी जो है वो भी पढ़ने लगा है, न्यूज़पेपर, बुक्स जो भी वहाँ पे थी। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज़ ऑब्वियस। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन। स्टार्ट में मैंने बताया कि आपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मुझे बताना है कि वो क्या था, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी हाउस कल्चर। ये जो कॉफ़ी हाउस है, ये डिफरेंट हाउसेस बने थे जहाँ पे लोग जाके दे वुड सिट, दे वुड रीड बुक्स, दे वुड टेक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। सो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप है। अब मेन चीज़ जो इसकी रह रही दैट इज़ कि इस एज में काम कौन कौन से हुए हैं। ये आप इंट्रोडक्शन में इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं ये इसको समझने के लिए। अब आप जाएंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा, डिफरेंट राइटर्स बताऊंगा, उसके मेन काम बताऊंगा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें किसने क्या क्या लिखा हुआ है। सो दैट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी हैव रेड नाउ। सो हियर इट कम्स टू एन एंड। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई वुड लव टू सी यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।